हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेटली हमें बताते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है खर्चा। जब हम कोई खर्चा करते हैं, जैसे कि आपने कोई गुड्स बाय कर ली, कोई सर्विसेज आपने ली है, तो उसके लिए जो आपने पे किया है वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने कार परचेज की, कार की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जैसे आपने कार परचेज की, आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए पे किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो वो तो एक्सपेंडिचर होता है, साथ के साथ अगर मान के चलो आपने कैश पेमेंट नहीं की है, बल्कि आपने अपनी कोई वैल्यूबल आइटम यहाँ पर जो है पे की है, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पर एक कार बाय की, आपने यहाँ पर एक कार बाय की, आपने यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं की, बल्कि आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास गोल्ड अवेलेबल था, आपने गोल्ड यहाँ पर जो है एक्सचेंज कर दिया, यानी कि प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाएगा। यानी कि कैश पेमेंट तो एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ अगर आप कोई वैल्यूबल आइटम भी एक्सचेंज करते हो गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपेंडिचर रेफर्स ओनली टू पेमेंट मेड इन कैश। एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ उसे कहते हैं जो हमने कैश में पे किया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर कैन ओनली अगर व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। एक्सपेंडिचर तभी हो सकता है अगर आपने यहाँ पर गुड्स के लिए सर्विसेज को एक्सचेंज किया है, या फिर सर्विसेज के लिए गुड्स को एक्सचेंज किया है, या फिर कैश पेमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूबल आइटम्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो भी आपने यहाँ पर कैश पेमेंट की है या फिर वैल्यूबल आइटम को एक्सचेंज किया है गुड्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए, वो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ वैल्यूबल आइटम एक्सक्लूडिंग कैश पेमेंट। ये कह दिया है कि कैश पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर मानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूबल आइटम हम एक्सचेंज करते हैं उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये सरासर गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपेंडिचर को। अब अगर हम टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरह के होते हैं। अब हम जो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे वो करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप जो एक्सपेंडिचर करते हो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए खर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करते हो, ठीक है। तो ये जो बिजनेस ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए आप जो भी खर्च करो, जैसे कि आपने मटेरियल बाय किया, ठीक है, उसके बाद आपने लेबर को वेजेस पे किए, उसके बाद आपने यहाँ पर एम्प्लॉयज को सैलरी पे किए, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए जो भी खर्च करते हो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्च करते हैं। अब देखो, आपको वेजेस पे करनी है, आपको यहाँ पर सैलरी भी पे करनी है,
पर बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ एसेट्स की भी तो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाता है। जैसे अगर आपने कोई मशीन परचेज की जिसकी लाइफ 5 सालों तक है, तो वो जो खर्च होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है मेन वो यही है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप करते हो उसका बेनिफिट आप सेम अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हो। यानी कि अगर 2018 और 19 में आपने सैलरी पे की है तो उसका बेनिफिट आपने उसी अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया होता है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किया उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। अगर आपने 2018-19 में मशीन बाय की है तो अगले 5 सालों तक वो आपको बेनिफिट जो है वो पहुंचाएगी। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ दिस फीचर डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पर डिफाइन करता है। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हम अपने बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए खर्च करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या है, द अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल। तो बिल्कुल ये फीचर होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट होती है वो कम होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए की एक मशीन बाय की, ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी की जगह पे आपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को 12,000 की सैलरी पे की। अगर आप इस अमाउंट को कंपेयर करो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी हमारा फीचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप करते हो जैसे वेजेस पे की, सैलरीज पे की, आप उसे कहाँ शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि हम इसको एक एक्सपेंस के तरीके से ट्रीट करते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर इज फॉर मेंटेनिंग द फिक्स एसेट। जो हमारी फिक्स एसेट्स है उनको मेंटेन करके रखने के लिए ताकि वो सही तरीके से काम कर सके जो हमने खर्च किया है। तो ये भी हमारा फीचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। यानी कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई है, आपने उसको थोड़ा रिपेयर करवा लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो ये हमारा फीचर नहीं होता क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप कोई फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हो तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप अपने फिक्स एसेट में कोई अपग्रेडेशन कर रहे हो तो वो भी हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर आपने अपनी फिक्स एसेट में किसी भी तरह की रिपेयरिंग करवाई है तो वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 3 स्टेटमेंट है, 3 फीचर्स है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश आर एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, एसेट्स, लैंड, व्हीकल्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, वो बेनिफिट्स आर रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर बाय द फॉर्म। ठीक है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ पर फॉर्म फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए करती है जिसका बेनिफिट उसे 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, वो खर्च क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एसेट एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ करेक्ट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म एसेट। ऐसे इनकम, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने इनकर किए हैं ताकि हम एसेट्स को एक्वायर कर सके, उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिक्स एसेट को बाय करते हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप उसको इंप्रूव करते हो यानी कि अपग्रेडेशन करते हो तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाता है। दीज एक्सपेंडिचर हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करते हो तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी परचेज किया तो 5 सालों तक यहाँ पर उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला जो है वो लेना पड़ता है। अगर आपने कोई गलत मशीनरी बाय की है तो उसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स परचेसिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसको हम एज ए एसेट ट्रीट करते हैं और एसेट को शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। यानी कि आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसे आप कहां पे शो करोगे, बैलेंस शीट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी स्पेंड्स मनी टू अपग्रेड इस एग्जिस्टिंग मशीनरी, दिस एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड।
तो कंपनी ने यहाँ पर क्या है, अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी को अपग्रेड किया है, उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किया वो क्या कहलाएगा? A revenue expense as it improves efficiency in short term, a capital expense as it enhances the life and functionality of the long term asset. Neither capital nor revenue is just a maintenance या फिर it depends on the cost of upgrade. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि इससे हमारी जो मशीनरी है उसकी लाइफ भी इनहांस हुई है, साथ के साथ उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी यहाँ पर इनहांस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसिप्ट? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपको जो भी पैसा यहाँ पर रिसीव होता है, आप जब बिजनेस करते हो तो आप एक्सपेंडिचर करते हो। एक्सपेंडिचर किस पे करते हो? गुड्स वगैरह बनाने में, सर्विसेज वगैरह बनाने में। बाद में जब उसको आप सेल करते हो तो आपको क्या होती है? रिसिप्ट आती है, आपको पैसा मिलता है। ठीक है, अब जैसे एक्सपेंडिचर दो तरह की है, कैपिटल और रेवेन्यू, वैसे ही रिसिप्ट भी हमारी दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिसीव होती है, यानी कि हम जिस चीज का बिजनेस करें, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल कर रहे हो। ठीक है, तो कार को बनाने से लेकर उसको सेल करने तक ये जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की है, इससे जो पैसा आपको मिल रहा है वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे अगर आपने मान के चलो कार बनाई 5 लाख रुपए में, ठीक है, और उसको आपने 6 लाख में सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो 6 लाख रुपए आपके पास आए हैं ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कहलाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उससे ये जो है पैदा होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट आर रेकरिंग इन नेचर, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। रेवेन्यू में जो रिसिप्ट होती है वो रेकरिंग इन नेचर होती है कि बार बार होती रहती है। देखो, आप प्रोडक्ट बनाते हो सेल करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो सेल करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो सेल करते हो। ठीक है, तो ये जो रिसिप्ट आपको होती है वो बार बार होती है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट हैव इम्पैक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उनको आप इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर शो करते हो एज अ रेवेन्यू। उसके बाद है रेवेन्यू रिसिप्ट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ एसेट। रेवेन्यू रिसिप्ट से हमारी कोई नई लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो यहाँ पर रिड्यूस होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? गलत है, क्योंकि ये हमारा फीचर होता है कैपिटल रिसिप्ट का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तीन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट। चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैपिटल रिसिप्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है? अभी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिसीव होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आप यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करते हो, ये आपका क्या है? बिजनेस। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? कार बनाओ, मार्केट में सेल करो। ठीक है, अब देखो कार को बनाने के लिए आपने कोई मशीन्स वगैरह यहाँ पर जरूर परचेज की होगी, आपने बिल्डिंग परचेज की होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी मशीन्स यानी कि जो हमारी एसेट्स होती है, बिल्डिंग्स होती है, लैंड होती है, उनकी भी यहाँ पर सेल करते हैं। जब उनकी सेल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और उस रिसिप्ट को ही हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। देखो, मशीन को सेल करना, एसेट को सेल करना वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और इनसे जो भी पैसा आएगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कहलाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दीज आर रिसिप्ट कम फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स और सेल ऑफ डिस्पोजेबल एसेट। तो अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट चाहिए तो आप यहाँ पर शेयर्स इश्यू कर सकते हो, डिवेंचर इश्यू कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो एसेट्स है उसको भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, यानी कि आप उसको सेल कर सकते हो। कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि ये बार बार नहीं होती, कभी कभी होता है। देखो, जो आप मशीन परचेज करते हो, जो आप बिल्डिंग परचेज करते हो, ऐसा तो नहीं है कि उसको आप बार बार सेल करते रहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कभी कभी यहाँ पर किसी एसेट को सेल करते हो जब आप ज्यादा यहाँ पर जरूरत हो। ठीक है, इट आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। ठीक है, अब ये जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है या तो इससे हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो रिड्यूस होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? तो देखो, अगर आपने मान के चलो यहाँ पर शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स इशू किए हैं 100 लाख रुपीज की, तो 100 लाख की आपकी नई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई है। इसी के ऑपोजिट अगर आपके पास यहाँ पर मान के चलो एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, तो आपने क्या किया? इस मशीन को सेल कर दिया और आपको पैसा मिला 10 लाख रुपए, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। और इससे क्या हुआ? हमारी जो एग्जिस्टिंग एसेट है वो यहाँ पर कम हो गई है। इट इज नो इम्पैक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट, इंस्टेड बैलेंस शीट इज अफेक्टेड बाय कैपिटल रिसिप्ट। मतलब कि इसका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, बैलेंस शीट जो है इससे अफेक्ट होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल रिसिप्ट को आप बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी वगैरह जो है वो शो करते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये करेक्ट होगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट है रिगार्डिंग द कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट डिक्टेट
expenses are recognized in the same period as the revenue they generate is called। तो ये जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस होते हैं, या फिर कुछ यहाँ पर अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग यहाँ पर जो है वो करते हैं। यानी कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप रूल्स रेगुलेशन अजम्पशन को यहाँ पे जो है वो फॉलो करोगे। तो एक इंपॉर्टेंट हमारी अजम्पशन होती है, एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है, वो होती है मैचिंग प्रिंसिपल। एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जब आप अकाउंटिंग करो ना, तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी यहाँ पर रेवेन्यू है उसको आपस में आपको मैच करना है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाए। मैच करने का मतलब कंपेयर करना है कि हमारे एक्सपेंस कितने हैं, जैसे मान लो एक्सपेंस है 10 लाख रुपए के, हमारे रेवेन्यू है 20 लाख रुपए के, ठीक है, तो इन्हें हमें कंपेयर करना है, इन्हें मैच करना है और 10 लाख का हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाना है, ठीक है। अब ये जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, पहली बात तो ये कहता है कि हमें एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है उनको आपस में मैच करना है, कंपेयर करना है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे ना, तो वो सेम पीरियड से बिलोंग करते होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर 2018 के एक्सपेंसेस हैं उनको हम मैच कर रहे हैं रेवेन्यू के साथ, तो जो रेवेन्यू है वो भी 2018-19 के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 2017-18 की रेवेन्यू के साथ आप उसको मैच करो, तो इससे हमारा सही प्रॉफिट जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज, ठीक है, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? पहला, एन एक्सटेंशन ऑफ ऑनर्स पर्सनल फाइनेंस। जो ऑनर है उसके पर्सनल फाइनेंस की ही एक एक्सटेंशन होती है। ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। तो कंपनी जो होती है वो यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इस मेंबर से, यानी कि ऑनर उसका अलग होता है, कंपनी अलग होती है, ठीक है। द सेम इज एज कंपटीटर इन द मार्केट। तो इसको हम सेम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये हमारे कंपटीटर होते हैं, या फिर अनकंसर्न विद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस एंटिटी कंसर्न हमें कहता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है और उसका जो ऑनर है, ठीक है, वो दो अलग पर्सनैलिटी होती है। बिजनेस की अपनी एक पहचान होती है, ऑनर की अलग से यहाँ पर पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which principle emphasizes that only material information, meaning information significant enough to influence user decision, needs to be included in financial statement, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन को ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के, स्टेक होल्डर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी कि यूजर्स अपने डिसीजन जो है उसके बिहाफ पर लेंगे। तो हमें मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को जब फॉलो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। और जो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि दो एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया है, वो सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करनी होती, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन ट्रांजैक्शंस अकर रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड और मेड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंस है उसको उस समय रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो ट्रांजैक्शन अकर हुई होती है, चाहे आपको पेमेंट कभी भी रिसीव हो या फिर पेमेंट आपने कभी भी की हो। ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन डी अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो ए और बी, ठीक है, ए ने यहां पर गुड्स सेल किए किसे, बी को, ठीक है। जैसे ये ट्रांजेक्शन अकर हुई, जैसे ये ट्रांजेक्शन अकर हुई तो ए और बी इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी टाइम यहाँ पर जो है क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे पेमेंट यहाँ पर ए को 1 महीने के बाद रिसीव हो, 2 महीने के बाद रिसीव हो, 3 महीने के बाद रिसीव हो, वो मायने नहीं रखता। जिससे कोई ट्रांजेक्शन अकर हुई है तो उसी टाइम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको जो है रिकॉर्ड कर लेना है। पेमेंट आपने चाहे की है या फिर पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है, वो मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन जो है वो करती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, पहले उसका यहाँ पर मतलब समझते हैं। तो देखो, जब भी हमें सेल्स करनी होती है तो सेल्स हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैश सेल। कैश सेल्स के अंदर जैसे ही आपने प्रोडक्ट की सेल की, इमीडिएट आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगी। एक होता है हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के अंदर
प्रोडक्ट आप अभी सेल करते हो पर पेमेंट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रिसीव होती है, जैसे कि 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्रेडिट सेल करते हैं ना, तो उससे एक रिस्क अराइज होता है। कौन सा रिस्क अराइज होता है कि जो बायर है वो यहाँ पर पैसा देने से मना कर दे। जैसे अभी तो बायर आया, उसने कार खरीदी, 5 लाख रुपए की कार है, ठीक है, उसने कहा मैं 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। पर जब भी सेलर यहाँ पर पैसा मांगने के लिए गया तो इसने कहा कि मैंने पेमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया गया। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे जो बायर है उसे साइन करवाए जाते हैं कि वो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ड्रॉयर को या पेई को इतनी पेमेंट जो है वो कर देगा। जैसे अब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं। तो मान के चलो एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन ने यहाँ पर 5 लाख की जो कार है वो यहाँ पर सेल की बी को, और बी ने कहा कि इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको 3 महीनों के बाद जो है वो कर दूंगा। तो ए पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट इशू हुआ, ठीक है, उसे लगा कि शायद हो सकता है कि बी पर्सन 3 महीने के बाद पेमेंट ही ना करे। तो इसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर उसने पूरी डिटेल लिख दी कि बी पर्सन को ए पर्सन ने 5 लाख रुपए की कार बेची है और बी पर्सन ने कहा है कि 3 महीनों के बाद वो पेमेंट यहाँ पे जो है वो कर देगा। और ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे इसे बी को और कहा कि पहले आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको क्रेडिट पे यहाँ पर सामान बेचूंगा। तो बी पर्सन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और जैसे बी पर्सन इसे एक्सेप्ट कर ले, ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहलाया। क्या कहलाया, बिल ऑफ एक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज, एक इस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए जरूरी है कि जो ड्रॉई है यानी कि जिसने जिस बायर को यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पार्टीज की बात करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है, तो वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो पार्टीज होती है 3। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पार्टीज होती है 3। पहला होता है ड्रॉयर। ड्रॉयर वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट करता है और उसे ड्रॉ करता है। जैसे एग्जांपल में जो ए पर्सन है जिसने उधार पे सामान बेचा है उसने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, तो वो क्या है, ड्रॉयर है। और नॉर्मली ये सेलर होता है। उसके बाद ड्रॉय, ड्रॉय वो पर्सन होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, यानी कि भरोसा देता है, गारंटी देता है कि मैं इसके ऊपर जो भी अमाउंट लिखी है उसकी पेमेंट कर दूंगा, और जनरली ये हमारा बायर होता है। उसके बाद है पे। पे वो पर्सन होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट जो है वो रिसीव होनी होती है। नॉर्मली देखो, अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो जो ड्रॉयर होता है, जो ड्रॉयर होता है वही हमारा यहाँ पर पे होता है। पर कुछ खास केसेस में, जैसे कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया गया है तो उस केस में एक थर्ड पार्टी भी यहाँ पर पे जो है वो बन सकते हैं। जैसे हो सकता है ना कि ए पर्सन ने यहाँ पर सी पर्सन को पैसा देना था, तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ही ट्रांसफर यहाँ पे जो है वो कर दिया। तो इस केस में जो सी पर्सन है वो हमारा क्या कहलाएगा, पेई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारे यहाँ पर पेई कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज इज फॉल्स। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग यहाँ पर गलत है। पहला, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बल्क मस्ट बी फिक्स। ठीक है, तो जो बिल में आपने अमाउंट स्पेसिफाई किए जैसे 50,000, 1 लाख, वो फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई भी अमाउंट दे दिया, ऐसा नहीं। जो भी अमाउंट आप दोगे, स्पेसिफाई करेंगे, वो फिक्स्ड अमाउंट में जो है वो होना चाहिए। उसके बाद ड्रॉई हैज ऑप्शन टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट। जो ड्रॉई है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को रिफ्यूज भी करे, एक्सेप्ट भी करे। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, क्योंकि हमारा जो ड्रॉइंग होता है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, अगर उसे क्रेडिट में सामान नहीं मिलता है। द पे कैन बी सेम पर्सन एज अ ड्रॉयर। जो पे है वो यहाँ पर ड्रॉयर भी हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल केस है तो वहां पर जो पे होता है वो जो ड्रॉयर होता है वही यहाँ पर पे होता है। पर अगर एंडोर्समेंट हो जाए तो कोई थर्ड पार्टी भी पे जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स लीगली बाइंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉय। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है जैसे ही ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर जो ड्रॉई है उसने टाइम पर पेमेंट नहीं की तो जो हमारा ड्रॉई है वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट केस भी कर सकता है अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए। क्लियर आपको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हु इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग पेमेंट। तो अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें जो पेमेंट है उसको कौन इनिशिएट करता है। सबसे पहले देखो, द पेई हु रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई। जो पेई है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ पर पेमेंट चाहिए। या फिर द ड्रॉई हु गारंटीज पेमेंट इफ द ड्रॉई डिफॉल्ट्स। जो ड्रॉयर है वो यहाँ पर पेमेंट को इनिशिएट करता है जिसने गारंटी दी है कि जो ड्रॉई अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो पेमेंट वो करेगा। या फिर द ड्रॉई हु इज ऑब्लिगेटेड टू पे ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर जो हमारा ड्रॉई है वो यहाँ पर पेमेंट को इनिशिएट करता है, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि जितनी अमाउंट को उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया उसकी पेमेंट यहाँ पर पे को
कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। मिस्टर राम नीड्स मनी, ही ड्रॉस अ बिल ऑन हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम हु एक्सेप्ट इट। मिस्टर राम then discount this bill to the bank and the bank will pay the money before the due date. Mr. Sham and Mr. Sham share the money between them. On the due date, Mr. Sham pays the bank and Mr. Sham pays Mr. B his share. And this scenario describes this type of bill of exchange. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर समझना है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दो टाइप की यहाँ पर होती है। एक होती है अकोमोडेशन बिल और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर ट्रेड। यानी कि अगर आपको ब्रॉडली बिल ऑफ एक्सचेंज को डिवाइड करना तो दो टाइप है, एक अकोमोडेशन बिल है और एक है हमारा यहाँ पर ट्रेड बिल। ठीक है, अब ये होते क्या है, पहले अगर हम बात करें ट्रेड बिल की। ट्रेड बिल के केस में क्या होता है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है तब ड्रॉ किया जाता है जब किसी ट्रेड को या फिर ट्रेड ट्रांजेक्शन को जो है सेटल करना होता है। जैसे अगर मान के चलो ए और बी है, ठीक है, ए ने यहाँ पर एक कार सेल की किसे, बी को, ठीक है। अब ये एक ट्रेड ट्रांजेक्शन है और इसको सेटल करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, तो ये हमारा ट्रेड बिल होता है। उसके बाद है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि किसी ट्रेड को सेटल करने के लिए नहीं बनाया जाता बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। क्या कर रहा है, म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे, राम को पैसों की जरूरत थी, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया अपने दोस्त पे मिस्टर श्याम ने और मिस्टर श्याम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर राम ने इमीडिएटली जाकर बैंक से उसे डिस्काउंट करवा लिया और पैसे यहाँ पर ले लिए और जो मिस्टर श्याम है और मिस्टर श्याम है उन्होंने आपस में पैसे को बांट लिया और जैसे ड्यू डेट आए मिस्टर श्याम ने बैंक को पे कर दिया और मिस्टर राम ने अपना शेयर जो है वो मिस्टर शाम को जो है वो पे कर दिया। तो देखोगे ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है वो म्यूचुअल हेल्प के लिए ड्रॉ किया, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो है ड्रॉ किया गया है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा होगा अकोमोडेशन बिल। कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, ये होगा हमारा अकोमोडेशन बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक। यानी कि बैंक के अंदर जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है इसमें से कौन सा उसका फीचर है। पहला, एंट्रीज इन द पर्सनल लेजर्स आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द वाउचर। तो ये हमारा बिल्कुल फीचर होता है। बैंकों के अंदर क्या होता है, बैंकों के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का जर्नल यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया जाता। नॉर्मल बिजनेस क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका यहाँ पर एक जर्नल बुक यहाँ पर जो है वो बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है। पर बैंक के केस में ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करते हैं, डायरेक्टली जो वाउचर्स यहाँ पर फिल करते हैं कस्टमर, उससे जो एंट्री है वो डायरेक्टली कस्टमर के जो पर्सनल लेजर्स होते हैं उसमें एंट्री जो है वो पास कर दी जाती है। जैसे अगर मान के चलो एक कस्टमर है, ठीक है, उसने बैंक के पास एक अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करवाने के लिए वाउचर पकड़ा है, ठीक है, और अमाउंट डिपॉजिट करवाई, तो बैंक का एम्प्लॉय करेगा क्या, इस वाउचर से डायरेक्टली उस कस्टमर के अकाउंट में एंट्री जो है वो पास कर देगा। Each day summary sheet in total are prepared and which are posted to the control account in journal ledger. तो हर दिन जो भी वाउचर्स आए होते हैं बैंक के पास, उसकी एक समरी शीट यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है और उसको पोस्ट किया जाता है कंट्रोल अकाउंट के जर्नल लेजर के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एंड एग्रीड एवरी डे। तो जो हमारा जर्नल लेजर होता है उससे हम हर दिन ट्रायल बैलेंस को जो है वो बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के, सारे के सारे फीचर होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाउचर इन अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग के अंदर वाउचर की बात करें तो वाउचर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। पहला, टू क्रिएट अ बजट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है उसके लिए हमें एक बजट क्रिएट करना है, या फिर टू सर्व अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक प्रूफ जो है हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए यूज किया जाता है। या फिर टू ट्रैक इन्वेंट्री लेवल्स, या फिर टू जनरेट रिपोर्ट्स फॉर टैक्स पर्पसेस। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जो वाउचर होते हैं वो बेसिकली एक प्रूफ के तरीके से काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो अकर हुई है। जैसे किसी कस्टमर ने अगर कोई अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करवाई, जैसे 10,000 पे अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, तो वो पहले वाउचर फिल करेगा और वो वाउचर यहाँ पर कस्टमर के पास भी होगा और बैंक के पास भी होगा, ठीक है, एज अ प्रूफ। अगर बाई चांस मान के चलो यहाँ पर किसी भी तरह की मिस्टेक होती है, जैसे कि 10,000 की जगह पे 1,000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं अकाउंट्स में, तो वहां पर कस्टमर ये वाउचर दिखाकर जो है उस गलती को सुधार सकता है, यानी कि कंप्लेंट कर सकता है। ऐसे ही अगर कस्टमर कह रहा है कि मैंने तो 1,00,000 रुपए करवाए थे पर बैंक के पास 10,000 रुपए ही आए, तो बैंक भी यहाँ पर अपना वाउचर जो है वो दिखा सकता है। तो वाउचर बेसिकली एक प्रूफ के तरीके से जो है वो काम करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ वाउचर्स की बात करें तो जो वाउचर्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेबिट वाउचर, दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर और तीसरा होता है हमारा कंपोजिट वाउचर। ठीक है, अब ये होते क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, तो पहले बात करते हैं डेबिट वाउचर की। ठीक है, डेबिट वाउचर तब यूज किया जाता है जब भी बैंक को यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक कस्टमर आया, उसने अपने अकाउंट से पैसा जो है वो विड्रॉ करवाना था। क्या करवाना था, पैसा विड्रॉ करवाना था, जिसके लिए उसने एक वाउचर यहाँ पर भरा। ठीक है, तो इस वाउचर के अगेंस्ट बैंक को क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये वाउचर हमारा क्या कहलाएगा, ये वाउचर हमारा कहलाएगा डेबिट वाउचर। ऐसे ही मान के चलो कस्टमर ने एक चेक इशू किया था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट बैंक को पेमेंट करनी है, तो ये चेक भी हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट वाउचर। उसके बाद एक क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर यहाँ पर क्या होता है, देखो जब भी बैंक को कोई पेमेंट रिसीव होती है तो वो हमारा क्रेडिट वाउचर कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमारा जो कस्टमर है उसने पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए एक वाउचर भरा है, तो इस वाउचर से बैंक के पास पैसे रिसीव होंगे, तो वो हमारा क्रेडिट वाउचर जो है वो कहलाएगा। कंपोजिट वाउचर ऐसा वाउचर होता है जहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ होते हैं। देखो डेबिट वाउचर में या डेबिट किया जाता है अकाउंट, क्रेडिट वाउचर में क्रेडिट किया जाता है अकाउंट, पर कंपोजिट वाउचर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साथ में जो है वो किया जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेबिट वाउचर, इसमें से कौन सा हमारा डेबिट वाउचर नहीं होता है। तो मीनिंग आपको मैंने बता दिया, पहला था कस्टमर इशूज चेक, कस्टमर ने चेक इशू किया, अब चेक इशू किया तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल ये डेबिट वाउचर है। उसके बाद बैंक इशूज चेक पे ऑर्डर, बैंक ने यहाँ पर कस्टमर के बिहाफ पर कोई चेक इशू किया है या फिर पे ऑर्डर इशू किया है, तो यहाँ पर भी बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारा डेबिट वाउचर हुआ। विड्रॉवल फॉर्म रिसीव फ्रॉम अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर ने यहाँ पर विड्रॉवल फॉर्म यहाँ पर भर के बैंक को दिया है, तो यहाँ पर भी बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारा डेबिट वाउचर है। पे स्लिप फिल्ड किया गया है कस्टमर के द्वारा ताकि वो अमाउंट को डिपॉजिट करवा सके, तो ये हमारा डेबिट नहीं बल्कि ये हमारा क्रेडिट वाउचर जो है होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा डेबिट वाउचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट वाउचर इज यूज इन केस ऑफ, जो हमारा क्रेडिट वाउचर है उसको हम किस केस में यूज करते हैं। पहला, व्हेन द बैंक रिसीव द पेमेंट, जब यहाँ पर बैंक को पेमेंट रिसीव होती है, या फिर व्हेन द बैंक पेज, या फिर व्हेन द बैंक रेक्टिफाई इट्स एरर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी बैंक को पेमेंट रिसीव होती है तो वहां पर क्रेडिट वाउचर का यूज किया जाता है, जब भी बैंक यहाँ पर पेमेंट करता है तो वहां पर डेबिट वाउचर का यूज किया जाता है, और जब बैंक को रेक्टिफाई करना होता है किसी एरर को तो वहां पर कंपोजिट वाउचर का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिट वाउचर, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो कंपोजिट वाउचर के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, कंपोजिट वाउचर यूज्ड फॉर इंटरनल अकाउंट्स ऑफ बैंक, जो कंपोजिट वाउचर होता है वो बैंक अपने इंटरनल अकाउंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि इंटरनल अकाउंट में जो एंट्रीज करनी होती है, जैसे कि जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है उसको सेटल करने के लिए जो एंट्रीज पास करते हैं, उनके लिए बैंक यहाँ पर इसको यूज करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कंपोजिट वाउचर्स आर आल्सो प्रिपेयर टू रेक्टिफाई एरर, तो जो कंपोजिट वाउचर है उससे हम किसी भी तरह की जो एरर हो चुकी है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी यूज जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो कंपोजिट वाउचर है उनको इन दोनों पर्पजों के लिए यहाँ पर यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ड्यू डेट कैलकुलेशन इनटू, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है, तो जो कैलकुलेशन की जा रही है उसके बेसिस पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन सी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट, या फिर बिल एट साइट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ड्यू डेट कैलकुलेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज तीन तरह के हो सकते हैं, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट और बिल एट साइट। ठीक है, अब जिनको ड्यू डेट का मतलब नहीं पता, तो ड्यू डेट वो डेट है जिस डेट पर पेमेंट करनी है। जैसे अगर मानो जो हमारा ए और बी पर्सन थे तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था, बोला गया था कि 15th ऑफ मई को पेमेंट करनी है, तो 15th ऑफ मई हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, ड्यू डेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये होते क्या है एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर बिल आफ्टर डेट की। बिल आफ्टर डेट ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी ड्यू डेट तब कैलकुलेट की जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को 1 अप्रैल को यहाँ पर ड्रॉ किया गया तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट होगी वो 1 अप्रैल से ही यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 3 महीने। तो हमारा यहाँ पर मई जून जुलाई, जुलाई हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था 1 अप्रैल से, पर उसे एक्सेप्ट किया गया ड्रॉइंग के द्वारा 1
मई से, ठीक है। तो यहाँ पर बिल आफ्टर साइड के अंदर जो ड्यू डेट है उसको हम 1 मई से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर 3 महीने ले तो हमारा यहाँ पर जून जुलाई अगस्त, अगस्त में जाके ड्यू डेट जो है यहाँ पर आएगी। उसके बाद है बिल एट साइड। बिल एट साइड ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो पेमेंट है वो इमीडिएटली की जाती है, यानी कि इसमें यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दी जाती। जैसे ही ड्रॉयर या ड्रॉयर जो है वो प्रेजेंट करता है या फिर जो पे है वो प्रेजेंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉइंग के सामने, तो ड्रॉइंग को उसकी पेमेंट इमीडिएटली जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 अप्रैल 2022 पेबल 2 months after date the bill was accepted on 15th April 2022 then find out the maturity date, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको 1 अप्रैल 2022 को इशू किया गया था, यानी कि ड्रॉ किया गया था, और इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 महीनों के बाद है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है, आफ्टर डेट, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट है वो हम कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था, यानी कि 1 अप्रैल से। अगर हम 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो 2 महीने हमारे कितने में, मई जून। तो 1 जून को हमारे यहाँ पर ड्यू डेट जो है आ गई। ड्यू डेट हमारी कितनी है, ड्यू डेट है हमारी यहाँ पर 1 जून। हमें कैलकुलेट करना है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखो जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उसमें आपको 3 डेज 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करने हैं। उसके बाद जो डेट आएगी वो आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो आपका यहाँ पर मेच्योरिटी डेट कहलाएगा। 3 दिन हम यहाँ पर जो ड्रॉई है उसको थोड़ी हेल्प करने के लिए देते हैं कि चलो भाई 3 दिन और ले लो, ड्यू डेट तो आपकी 1 जून को, 3 दिन और ले लो ताकि हमारा पेमेंट आप यहाँ पर कर सको। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड है वो देना जरूरी होता है। तो मेच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे उसमें, उसके बाद ग्रेस पीरियड के 3 दिन यहाँ पर ऐड करोगे, उसके बाद जो डेट आएगी वो हमारी मेच्योरिटी डेट जो है वो कहलाएगी, और फाइनली इस दिन जाके पेमेंट होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी 4 जून इज द करेक्ट आंसर। 4 जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 मार्च 2022 पेबल 3 months after side the bill was accepted on 1 April 2022 फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान देनी है कि ड्रॉ कब किया गया था 1 मार्च को, पर उसे एक्सेप्ट कब किया गया था 1 अप्रैल 2022 को, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है हमारा आफ्टर साइड, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल से होगी जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया है। तो 1 अप्रैल से अगर हम 2-3 महीने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, अप्रैल मई जून जुलाई, ये हमारा क्या आ जाएगा जुलाई, यानी कि 1 जुलाई को हमारे यहाँ पर ड्यू डेट है, 3 ग्रेस पीरियड ऐड करना है, तो 4 जुलाई हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी डेट आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 अप्रैल 2022 पेबल 60 डेज आफ्टर डेट देन फाइंड आउट द मेच्योरिटी डेट, ठीक है। तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पर उसे ड्रॉ किया गया है, और जो मेच्योरिटी डेट है वो 60 दिनों के बाद है, और बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट है, तो मेच्योरिटी डेट फाइंड आउट करनी है। अब देखो जब भी डेज आ जाते हैं ना तो वहां पर थोड़ी सी गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधा मंथ वाइज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको डेज कैलकुलेट करने। जब भी आप डेज कैलकुलेट करोगे तो जिस दिन को ड्रॉ किया गया है उसको आप इग्नोर कर दोगे, उसको निकाल दोगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो 29 डेज हमारे हो गए अप्रैल के, उसके बाद 30 डेज हो गए हमारे यहाँ पर मई के, 30 डेज हो गए मई के। उसके बाद एक ये टोटल हमारा कितना होगा 59 डेज, ठीक है। अब हमें 60 डेज चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ जून को हमारे यहाँ पर 60 डेज पूरा हो जाता है। तो 1 जून हमारा क्या है, ये है हमारे यहाँ पर ड्यू डेट। 3 डेज ऐड किए तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 जून इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस, इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन नहीं होता है फ्रंट ऑफिस का। तो देखो जो बैंक होते हैं, बैंक के अंदर जो ऑफिस होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उसको ना हम ऑफिस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रंट ऑफिस होता है, मिडिल ऑफिस होता है और बैक ऑफिस होता है। इन सभी के कुछ ना कुछ यहाँ पर काम होते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट ऑफिस की बात करें तो जो फ्रंट ऑफिस है उसका काम होता है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, कस्टमर को बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उसको सेल करना, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। यानी कि बैंक का वो ऑफिस जो कि डायरेक्टली कस्टमर के डील साथ डील करता है वो हमारा फ्रंट ऑफिस जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता, पहला देखो असिस्टिंग कस्टमर विद देयर इंक्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग जनरल बैंकिंग असिस्टेंस। तो कोई भी कस्टमर आ रहा है, उसकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को असिस्ट करना, ठीक है। साथ के साथ जो हमारी
जर्नल बैंकिंग असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करना, तो ये हमारा काम होता है फ्रंट ऑफिस का। उसके बाद प्रमोटिंग एंड सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। बिल्डिंग एंड मैनेजिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर, तो ये भी फंक्शन होता है। मेंटेनेंस ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन होता है हमारा बैक ऑफिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैक ऑफिस, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द बैक ऑफिस। ठीक है, तो बैक ऑफिस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो बैक ऑफिस जो है वो कस्टमर के साथ डील नहीं करता, बल्कि ये फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देता है कि फ्रंट ऑफिस अपना काम जो है वो कर सके। जैसे फ्रंट ऑफिस जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को सेल करता है, उसको बनाने का काम हमारा बैक ऑफिस करता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसे भी कौन प्रिपेयर करता है, बैक ऑफिस प्रिपेयर करता है। ठीक है, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपरली यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके, किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो उसको सॉल्व करने का काम भी हमारा बैक ऑफिस ही करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, इट मेंटेन्स ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको हमारा बैक ऑफिस ही यहाँ पर मेंटेन करता है। इट कैलकुलेट्स एंड पोस्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्विस चार्जेस, तो ये यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट बनता है डिपॉजिट्स के ऊपर, जो भी सर्विस चार्जेस है उनको कैलकुलेट भी करता है और उसको पोस्ट भी करता है। इट रिजॉल्व्स कस्टमर कंप्लेंट्स इन टाइमली एंड सैटिस्फैक्टरी मैनर, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको रिकंसाइल करने का मेन गोल क्या होता है। रिकंसाइल करने का मतलब होता है मैच करना, कि कहीं पे कोई भी एरर तो नहीं है। जैसे देखो हमारे जो बैंक्स हैं वो कई सारे अकाउंट जो है वो आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि सीआरआर हो गया है ना, अदर अकाउंट्स भी मेंटेन करके रखती है, उसमें डिपॉजिट भी करवा के रखती है। तो जो ठीक है, डिपॉजिट भी करवा के रखती है। अब इसका जो रिकॉर्ड होता है वो बैंक के पास भी होता है और आरबीआई के पास भी होता है। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर रिकंसाइल करता रहता है, अपने रिकॉर्ड्स को मैच करता रहता है आरबीआई के रिकॉर्ड से, ताकि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डेविएशन हो, डिफरेंस हो, तो उसका पता लगाया जा सके, उसके रीजन का पता लगाया जा सके और जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व भी किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है टू जनरेट मार्केटिंग रिपोर्ट्स फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, टू ट्रैक लोन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल डिफॉल्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हो और यहाँ पर कंप्लीट भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ दीज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो पहले मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। पहला, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इसे हम यहाँ पर मनी टर्म में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसे भी मनी टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल। उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या हम इसको मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस ऑडिट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ऑडिट को एक्यूरेटली डिफाइन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, क्या चीज चेक करना, जो भी हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट का मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का एरर तो नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी जो है वो है कि नहीं, उसे हम ऑडिट जो है वो कहते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, ए प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग द टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ कंपनी, तो ये ऑडिट नहीं है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्लानिंग एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनल ऑडिट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला देखो, दे फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग द मार्केट शेयर ऑफ द बैंक, यानी कि ये मार्केट में बैंक का शेयर कितना है उसको इवैल्यूएट करने का काम करती है। दे परफॉर्म बाय एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय आरबीआई, आरबीआई जो है ऑडिटर को अपॉइंट करता है, वो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करता है। या फिर दिस इज कंसीडर्ड मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दिस एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स,
तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये पहली 3 स्टेटमेंट गलत है, चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरनल ऑडिट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन खुद से करवाती है, यानी कि अगर हम बैंक की बात करें तो इंटरनल ऑडिट बैंक खुद से करवाती है, अपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करके या फिर किसी फॉर्म को हायर करके, ताकि वो चेक कर पाए कि उसने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो एक्यूरेट और लेबल है कि नहीं है, करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर और साथ ही जो ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिट होता है, बैंक का ही यहाँ पर एम्प्लॉय होता है, आरबीआई उसको अपॉइंट नहीं करता। तो आई होप आपको इंटरनल ऑडिट का जो मतलब है वो अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑडिट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क विद इन अ बैंक एंड टेलरिंग ऑडिट एक्टिविटीज टू एड्रेस दोज रिस्क इफेक्टिवली। ठीक है, ऐसी ऑडिट जो कि यहाँ पर फोकस करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए, ताकि उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करे और ये जो रिस्क है उसको वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, एड्रेस कर पाए। पहला, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिस्क होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑडिट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ताकि जितने भी रिस्क है उसको हम यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आईएफएस की क्लासेस हैं वो भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो आपको उन्हें भी यहाँ पर अटेंड करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है जेल एग्जाम की वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये सीरीज यहाँ पर आती रहेगी, जिसके अंदर हम एएफएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आपको इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे इन वीडियोस को देखना है और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर जो है वो बनाना है। ठीक है, साथ के साथ अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल में मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।